अगर ये डिग्रियों का व्यवसाय, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब समझ रहे हैं कि डिग्रियों में कैसा व्यवसाय हो रहा है। तो ऐसी दिशा में जो शिक्षा के क्षेत्र में है, तो एक तो हर एक को जो अपना रोजगार है, जीवन शैली है, खेती है, साफ सफाई है, तो जो नेतृत्वशाला में शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व जो है उसे समग्रवादी बनाना पड़ेगा, एकांगी नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट, गुरुकुल हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी। गुरु के यहाँ जाकर रहना, और उसमें गुरुकुल में सब करते थे, खेती भी करना, लकड़ी भी लाना, गाय भी पालना, गुरु से पढ़ना, सेवा भी करना। तो वो व्यवस्था में वहां रहकर विद्यार्थी एक संपूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त कर रहा था। संपूर्ण लड़ाई भी है, कुश्ती भी है। तो जीवन में जो एकांगीपन है, अभी पढ़ाई 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 पढ़ाई, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, तो व्यक्तित्व जो है वो संपूर्ण नहीं हो रहा। तो क्या करे? अब आता है मेरा अंतिम बिंदु, क्या करे, कैसे करे, क्यों करे, कहां से करे। पहला पॉइंट है, हमको अब उत्तम खेती, मध्यम बाण, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान, इधर जाना ही पड़ेगा। उसके लिए 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ में ऐसे खेती में जाना पड़ेगा जिसमें गाय भी हो, गुरुकुल भी हो, ग्रामोद्योग भी हो, अपना पानी भी हो, वाटर हार्वेस्टिंग भी हो, सोलर भी हो। तो यहाँ पर व्यक्ति पढ़ेगा और काम भी करेगा, सीखेगा भी, और प्रकृति के साथ अपने को ढालेगा। क्या मेरी बात इतनी सरल है? बिल्कुल नहीं। आज कोई मेहनत करना चाहता नहीं, यूरिया फटाफट फटाफट सफेद सफेद फैला दिया, पानी उत्पादकता के नाम पर सारा जमीन बंजर हो चुकी है। पंजाब देखिए क्या हो रहा है, पंजाब हरियाणा, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो चुकी है, देशी गाय खत्म हो गई, सब भैंस 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 या जर्सी गाय। तो हम जो अब जाना पड़ेगा सभ्यता से बचने के लिए, सभ्यता के साथ बचने के लिए, तो विकेंद्रीकरण, बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरणीय जीवन शैली, अंत में शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है जीवन को क्या कहते हैं उसको, एक संपूर्ण रणनीति में उतारने के लिए। अब हर एक के पास मोबाइल है यानी ज्ञान है, हर एक को पैसे की चाह यानी बनिया है। अब हर एक को सीखना पड़ेगा, एक तो श्रमदान, मेहनत करना, झाड़ू लगाना, और चौथा है लड़ना। जीवन का लड़ना अनिवार्य अंग है, खुद से भी लड़ना पड़ेगा, और आक्रांति, आतताई, गुंडे जिसको कहते हैं, लड़ना ही पड़ेगा। तो अंत में मैं कहूंगा ये रणनीति होगी अभी सर्वाइवल की। तो विश्व गुरु की रणनीति या सभ्यता की रणनीति वास्ते न केवल शिक्षा बल्कि हर स्तर में, चाहे राजनीति हो, धार्मिक हो, पत्रकारिता हो, हर जगह लीडरशिप ऐसी होनी पड़ेगी जो संवेदनशील है, जो समझदार है, जो सीखने वाली है, और जो समर्थ होकर मजबूत है। क्योंकि जो समाज लड़ने के लिए तैयार नहीं रहेगा, सुरक्षा के लिए तैयार नहीं होगा, उसका भविष्य भी नहीं होगा। इसका मतलब उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो ऐसे खतरे आज के इस अति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में बहुत खतरे हैं। इसलिए विकेंद्रीकरण वाली रणनीति के साथ हम सबको सतत चिंतन करना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा, हमारी सोच, हमारी जीवन शैली, हमारी नीतियां और हमारी व्यक्तित्व निर्माण की व्यवस्था कैसी होगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अगर इस पर कोई प्रश्न हो या और विचार हो तो मैं सुन रहा हूँ। बाकी एक चीज मैं कहूंगा, जागिए जागिए जागिए, सोचिए, कीजिए और शुभ लाभी स्वार्थी बनिए। निस्वार्थ बनकर काम नहीं चलेगा और इसलिए हर एक का रोल है कि हम न केवल शिक्षा बल्कि हर क्षेत्र में नेतृत्व, संवेदनशील, मजबूत, समर्थ और इंक्लूसिव वाला हो, इस पर काम करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको प्रणाम, नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही पॉइंट फॉर्म में चीजों को एक्सप्लेन किए हैं और हमारे बीच में आदरणीय सरोज सर उपस्थित हैं। सर निवेदन करेंगे टावरी सर ने जो कुछ भी कहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया और कुछ पॉइंट जो इसमें और शामिल हो सकते हैं सर, उस पर अपना अनुभव व्यक्त करें। आदरणीय सरोज सर। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको, बहुत देर बाद मिल रहे हैं आपसे। आपने सर बहुत अच्छी चीजें बताई, मतलब कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, ये इस ओर हमें अग्रसर होना है। निश्चित तौर पर इस समय काफी क्षेत्रों में हम लोग पीछे चले जा रहे हैं। आपने अभी गौशाला के बारे में बताया, आपने जैविक खेती के बारे में बताया, तो निश्चित रूप से आज के युग में ये सब चिंतनीय विषय है जिस पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए। सभी लोग सम्यक रूप से विकास कर सकें इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में। पिछले सालों में सर आपको मालूम होगा, हम लोग जब पढ़ते थे उस समय बीए एमए करते थे। हम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए और एमए किए हैं सर। तो उस समय हमने देखा था कि लोगों में बहुत लगन थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, स्टेट की यूनिवर्सिटी थी, लेकिन फिर भी वहां से सिविल सर्विसेज में, पीसीएस की सिविल सर्विसेज में भी, प्रोविंशियल सर्विसेज में भी बहुत लोग सेलेक्ट होते थे। लेकिन आज वो जो है दायरा बहुत कम हो गया है और इलाहाबाद जो है हमें लगता है लखनऊ से भी पीछे हो गया है सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन में। तो इसका कारण क्या है, हमें इन कारणों पर भी विचार करना पड़ेगा सर। उस समय गांव के लड़के आते थे, हिंदी माध्यम से पढ़ करके इलाहाबाद पहुंचते थे, लेकिन इंग्लिश मीडियम पढ़ते थे, इंग्लिश लिटरेचर लेते थे और अच्छे नंबरों से पास होते थे और सिविल सर्विसेज में भी इंग्लिश मीडियम से ही लोग एग्जाम देते थे और फिर भी सिलेक्शन बहुतों का होता था उस समय। जब से हिंदीकरण हुआ, वहां का हिंदी का वो हुआ और सिविल सर्विसेज में भी जब से हिंदी का प्रावधान हो गया, तब से इलाहाबाद तो राष्ट्रीय पटल से गायब होता चला गया। तो निश्चित रूप से हमें इन बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो भी काफी अच्छी थी। हम लोग छठे क्लास से अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते थे, लेकिन एक लगन हुआ करती थी, उस लगन से हम लोग जो है काफी हद तक कवर कर लिया करते थे इंग्लिश को भी। तो ये तो सिविल सर्विसेज या कंपटीशन की बात हो गई सर, लेकिन जो आपने संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की बात कही है उसके लिए भी हमें समझना होगा और इस तरह की व्यवस्था करनी होगी कि हमारा जो ग्रामीण संस्कृति है, शहरी संस्कृति है, दोनों को जोड़ करके चलना पड़ेगा। लोगों को गांव की सभ्यता, खेती बाड़ी, पशुपालन और जंगल की व्यवस्थाएं, इनको भी समझना पड़ेगा। आपने जैसे कहा कि गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी, आज के लोग जो है उस तरह से शारीरिक श्रम या परिश्रम करना ही नहीं चाहता। कोई पढ़ लेता है, अगर हाई स्कूल भी पास हो गया, इंटर भी पास हो गया, तो उसको लगता है कि शारीरिक श्रम नहीं करना है, सब केवल ऐसे ही काम करना है। तो गुरुकुल की व्यवस्था में अगर विकास हो सर, तो एक निश्चित रूप से समग्र विकास की तरफ हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। अब इसको गुरुकुल व्यवस्था को कैसे लागू करना है सर, इस पर आप और प्रकाश डालेंगे तो हम सोचते हैं कि अच्छा रहेगा सर। थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय टावरी सर से निवेदन है, जैसा सरोज सर ने कहे
कि जो है गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए, इस पर कुछ बिंदु हो तो सर अवश्य स्पष्ट करें। सबसे पहले तो जो गुरुकुल चल रहे हैं, चाहे वैदिक वाले हो, हिंदुत्व वाले हो, संस्था वाले हो या प्राइवेट स्कूल भी, इनको भी गुरुकुलीय पर जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छा है 1 से 5 एकड़ में, जो मैंने बताया कि गाय भी हो, खेती भी हो, गुरुकुल के अंतर्गत श्रम भी हो, और सबसे बड़ा है डेडिकेटेड शिक्षक। आज शिक्षक भोगी हो गया है, केवल मई में जी रहा है। लेकिन शिक्षक ही क्यों, सारा समाज आए मई में अटक गया है। जो जहां लूट सकता है वहां जम के वो लुटेरा है, और जो लूट नहीं सकता वही बेचारा बेचारा अच्छा सभ्य बन के जी रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर ये चीज हमारे समाज में समझ आ जाए, ये संपूर्ण क्रांति वाला समय है। ये डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है, हर एक के पास मोबाइल है, हर आदमी अब व्यक्तित्व अपना ढंग से जीना चाहता है, कोई नौकर नहीं बनना चाहता। सब चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा ठेके का काम दे दो, मुझे कितना करना है, क्या करना है, और मुझे अपना पैसा देकर बंधुआ ना बनाओ। तो मैं एक प्रश्न कर रहा था खुद से, जब मुसलमानों का एज आया 800-900 साल पहले, तो कौन बचाया? तो बचाया था अपना अपने ये मूवमेंट, आध्यात्मिक भक्ति मूवमेंट जिसको बोलते हैं। उसके बाद अंग्रेज आए, तो उस वक्त राष्ट्रभक्ति ने बचाया। ये जो बंगाल से और पंजाब से राष्ट्र की भक्ति का अभियान चला, अब जो है चूंकि जाग भी रहे हैं, नेतृत्व पॉलिटिकल और सब गड़बड़ है, निराशा और किरणें नहीं दिख रही आशा की। तो ऐसे में मुझे लगता है चूंकि डिजिटल वर्ल्ड है और हर व्यक्ति ज्ञान रखता है बाय एंड लार्ज, तो ऐसी दिशा में उसको जिसको कहेंगे स्वार्थी भक्ति, स्वार्थ की सभ्यता की जरूरत है, तो बचाएगा डिजिटलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड जीवन शैली। यहाँ आता है 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़, और भूमिहीन कैसे अपने को जमीन से जोड़े, यानी 1 एकड़ 2 एकड़। आज भी हमारे देश में लगभग 80% जमीन 1 से 5 एकड़ वालों की है, जिसको बोलते हैं लघु और सीमांत। तो प्रेशर आएगा वही उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान। इसी के साथ सूर्य मुनि नर जगतीय रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत, यानी स्वार्थ को हमें स्वीकारना पड़ेगा, अब निस्वार्थ नहीं चलेगा। तो इसीलिए स्वार्थ परार्थ परमार्थ और सर्वार्थ ये जुड़ेंगे। और डिजिटल वर्ल्ड में मुझे जो लग रहा है कि इस पर सोच करके जो शोषण वाली मानसिकता है, उसके बजाय पोषण के लिए हमें विकेंद्रित गुरुकुल जो प्राइवेट होंगे, क्योंकि हमने देख लिया सरकार ने जहां हाथ डाला वही भट्टा बैठा दिया। अब आप एयर इंडिया देख लीजिए, कितना करोड़ों का बर्बादी हो रहा था, अब कम से कम एक बार के लिए वो गया प्राइवेट सेक्टर में। तो हमको इसी तरह ये जो सरकारीकरण का भूत शिक्षा में और पानी में, गांव में, गोबर में, सरकार सरकार सरकार, तो कहीं ना कहीं जनता को जगाकर प्राइवेटाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, तो उसके लिए हमारे पास ग्राम स्वराज की बात करनी पड़ेगी। उसमें शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। इसीलिए जो डिजिटलाइज्ड कर रहे हैं विक्रांत पांडे जी, ये बहुत अनिवार्य है, सोच का स्तर बढ़ेगा, और उसी से मुझे लगता है एक नई सभ्यता, विकेंद्रित सभ्यता, सभ्यता
की शुरुआत होगी। मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है कि जिस तरीके से सरकारों में विश्वास उड़ गया है, किसी भी सिस्टम में भी विश्वास नहीं है। नेता कौन सा माने, किसकी माने, किसको अपना विश्वास दे, तो इसी दिशा में लगता है अब अपना स्वार्थ को सर्वोच्च करते हुए एक ऐसी व्यवस्था शिक्षा के माध्यम से आएगी जो शोषण रहित होगी। शोषण संभव नहीं होगा क्योंकि कोई भी किसी का शोषण करने नहीं देगा। काम बहुत मुश्किल है। इसी की एक शुरुआत छोटी सी हमने विश्व गुरु की रणनीति में किया है। कृपा करके उसका पीडीएफ मंगाइए, पांडे जी के पास होगा, नहीं तो चमोली जी को बोलिए, पढ़िए और गंभीर चिंतन कीजिए कि भविष्य हमारा इधर है, खतरे बहुत ज्यादा है। सोचिए, मेरे पास कोई पक्के उत्तर नहीं है, मैं तो अपना अनुभव के आधार पर अपना विश्लेषण दे रहा हूँ। बाकी हर एक को अपने हालात से अपना अत्वदीप भव करना ही पड़ेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में अन्य साथीगण उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री सुब्रत त्रिपाठी सर उपस्थित हैं। उपस्थित सभी साथियों की तरफ से सर को सादर प्रणाम। गुरुजी, निवेदन करेंगे, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं परिवर्तन की नेतृत्वशाला में शिक्षा में परिवर्तन पर, जिस पर तमाम बातें आप सुने कि शिक्षा कैसे अर्थकारी शिक्षा कहा गया है, शिक्षा कैसे धन देने वाली बने, क्या कमियां आई, क्या सुधार होने की आवश्यकता है, कैसे इसमें आम नागरिक की भूमिका सुनिश्चित की जाए, इस पर सर अपना अनुभव और मार्गदर्शन प्रदान करें। तो मेरा प्रणाम एवं आशीर्वाद। आज हमारे प्रिय शिष्य ने मुझे ऐसा फंस लिया कि शिक्षा अर्थ करी हो या आज का उद्देश्य नहीं है। ये हमारे प्राचीन भारत का निर्धारित किया हुआ उद्देश्य है कि नित्यार्थ करी च विद्या। जीवन के 6-7 जो षट जीवन लोक सुखानंद, विद्या ऐसी हो जो कल अर्थ करी न हो, नित्य अर्थ करी। अब इसको गलत इंटरप्रेट मत कीजिएगा। इसको नित्यार्थकरी को नित्यार्थकरी मतलब कोई जरा लगा ले कि जहाँ घूस मिले रोज रोज, इसका यह अर्थ मत लगा ले, जरा अर्थ करिएगा कि जो विद्या नित्यार्थकरी मतलब यह है कि आज आपको निकाल दिया जाए नौकरी से, कल आपको दूसरी नौकरी मिल जाए, आपको सब दिन कहीं बेरोजगार न होना पड़े, इतनी योग्यता आप में उस कार्य पर ला दी जाए। इसका सही इंटरप्रिटेशन यह है, नित्यार्थकरी विद्या कैसे हो, इसका ध्यान दिया जाता था। प्राचीन काल में जो गुरुकुल पद्धति थी उससे मिलती जुलती खाली स्वरूप बदल गया है, आदर्श बदल गया, स्वरूप बदल गया, कार्य पद्धति बदल गया समय के साथ। जिसे आजकल आप रेजिडेंशियल स्कूल कहते हैं, उसे समझ लीजिए कि प्राचीन काल में कुछ स्थानीय मॉडिफिकेशन के साथ तो कुछ आदर्श अलग थे, वह अलग बात है, ढांचा वही था, लेकिन योग्यता के आधार पर आचार्य सबके वर्ग निर्धारित करता था, कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन वैश्य होगा, कौन शूद्र होगा। एक सज्जन कहे मुझसे कि मनुष्य ने जात पात पैदा किया। हमने कहा भाई, जिसको आप भारतीय संविधान को, जिसको आप अम्बेडकर स्मृत करते हैं, उसमें कहीं लिखा है कि राजनीति में वंशवाद होगा? नेता की जात बन गई नहीं बन गई। कांग्रेस पार्टी के वंशवाद के खिलाफ जो लोग लड़ने निकले, मुलायम सिंह जी, लालू जी, जयप्रकाश जी, जो आवाज उठाए, वे आज ममता बनर्जी से लेके केजरीवाल से लेके हर परिवार में नेता का बेटा नेता हो रहा है, नहीं हो रहा है। जजों के बेटे जज, अफसरों के बेटे अफसर, डॉक्टरों के डॉक्टर, इंजीनियरों के इंजीनियर पैदा हो रहे हैं। क्या ये सारे के सारे अपनी योग्यता से हो रहे हैं? मुझे कोई बता दे।
अभी आप लोगों ने 2 महीने तक खबर पढ़ा होगा पूजा जी के बारे में, जो कि बिना वैतरणी को, आईएएस की वैतरणी को पार किया ही आईएएस हो गई, चाहे परीक्षा पास की चाहे नहीं की। ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गए, ट्रेनिंग भी होने लगी। कहीं गलती बस उन्होंने अगर किसी से चर्चा न कर दिया होता तो कोई पकड़ा नहीं जाता। वे डीएम कमिश्नर बन करके एक मेधावी छात्र रही होंगी, सब लोग इससे कल्पना करते हुए भूमिका निभाते। जब आईएएस की नौकरी तक में, आईपीएस की नौकरी तक में बिना परीक्षा पास किए आदमी भर्ती हो जा रहा है, तो अन्य परीक्षाओं का क्या हाल होगा, इसको भगवान ही सोच सकता है। आज लोग आरक्षण पर बहस करते हैं, मैं कहता हूं कि किसी भी कोटे में क्या योग्य आदमी नौकरी पा रहा है या पैसे के बल पर पा रहा है, सिफारिश के बल पा रहा है? कोई नकारे का पैसा नहीं चल रहा है तो इतनी रिटें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सफल कैसे हो रही हैं? जब छापा मारा जा रहा है तो लोक सेवा आयोग से जुड़े लोगों के यहाँ करोड़ों रुपए कहां से बरामद हो रहे हैं? मैं किसी की पद की या पित्त की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मुख्य मुद्दा यह है कि चपरासी से लेकर के आईएएस तक की भर्ती में कितनी गहरी सेंध लगा दी गई, आप लोग जानते हैं। तो जैसे इस युग में प्रभाव के बल पर लोग अपने लोगों को अपनी जगह, अपने बराबर की जगह, थोड़ी छोटी जगह एडजस्ट करने लगे, वैसे ही इतिहास में, अतीत में जब यह वर्णाश्रम व्यवस्था बिगड़ी तो यही व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। जब ये योग्यता के आधार पर बाप की जगह बेटे को मिलने लगी, साम दाम दंड भेद। आपको लगता होगा, हमारे एक भाई साहब कह रहे थे, हमारे यूनिवर्सिटी के भी थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, बड़ी अपने अनुभव साझा किया कि पहले कैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऊंची थी, आज कैसे डाउन हो गई। कोई भी लोक सेवा आयोग हो या छोटा आयोग हो, छोटी भर्ती का आयोग हो, आज एक आम जनता का अनुभव है कि वैकेंसी निकलती है तो उस दिन 80% भागीदार जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। शिक्षा विभाग में 50-60 हजार लोग जो कि योग्यता नहीं रखते नौकरी पा गए। जिस आरक्षण के लिए लोग जान दे रहे हैं, लड़ते हैं, खाली वे चेक कर रहे हैं कि क्या आरक्षित कोटे में भर्ती आरक्षित लोगों की हुई है। मैं नाम नहीं लूंगा, अपने सेवा काल में लिखित पत्रावलियां खोली, जैसे कुछ लोग क्रूसेड किए, मैं क्रूसेड नहीं किया, लेकिन हमारे कार्यालयों में लिखित पत्रावलियां मौजूद हैं कि किस तरह से तमाम अन्य जातियों के लोग एसटी कोटे में भरे हुए हैं, कैसे निरक्षर लोग तक रिटर्न, जब भी दस्तखत नहीं कर पाते वे लोग तक रिटर्न एग्जामिनेशन पास कर ले रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। यही विकार समझ पाते हैं। संविधान बना था, कहीं नहीं लिखा था कि परीक्षा में गड़बड़ी होगी। संविधान बना था, उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि नेता का ही बेटा नेता होगा, बाकी लोग टिकट पावे या ना पावे, बड़े बड़े सरदार हवा में उड़ जाएंगे। आप इसी बार की लिस्ट देखिए, पूरे सपा की लिस्ट में परिवार का बाहर का क्या एक भी आदमी, एक सिंगल आदमी भी क्या पूरे प्रदेश में टिकट पाया? 3-4 परिवार को लोग छोड़ दे तो उस पूरी बिरादरी के एक आदमी को टिकट नहीं मिला। क्या डॉक्टर अम्बेडकर या किसी ने भी जो संविधान के और सदस्य होंगे जो लिखते समय ये बात सोची होगी कि इसका ऐसा व्याख्या होगी? क्या बिना योग्यता के लड़के, एक दो नहीं हजारों हजार केस
जो कि मिनिमम योग्यता में नहीं है, जिनकी डिग्रियां फर्जी में भर्ती होंगे और असली डिग्री वाले मारे मारे फिरेंगे। इस समस्या पर कहीं चर्चा ही नहीं होती है कि असली डिग्री वाले लिए मारे मारे फिर रहे हैं और एक एक नाम से एक बलरामपुर या गोंडा की लड़की थी, नाम बोल रहा है, 24 लड़कियां उसके सर्टिफिकेट पर नौकरी करती हुई पाई गई। हम कह रहे जिसने भर्ती किया उसका आज तक कहीं मैंने कुछ होते देखा ही नहीं। निरक्षर आदमी कैसे परीक्षा पास कर ले रहे हैं, जो अपनी दस्तखत करना भी नहीं सीख पाए 6 महीने तक, कितने महान थे। और उनको मैंने बर्खास्त किया, उनके बारे में जांच के लिखा, आज तक कोई जांच का दोबारा मैं चर्चा नहीं सुनी। ये जिन लोगों के आप हर बार सुनते परीक्षाएं हुई, भर्तियां हुई, उनमें दिव्य लोग जो हाईली स्टेशन लोग थे, जिनके टाइम में भर्तियां हुई, उनका आज तक कहीं कुछ बिगड़ते हमने देखा नहीं। आपने कहीं देखा हो तो हमारे अनुभव बढ़ाई होता है, 500 रुपये 2 जगह भर्ती हो रही हो, लेकिन बंगाल से लेके बिहार से लेके यूपी तक ये तक स्थितियां आई कि जिन लोगों ने अपनी जमीन दिया, बैनामा किया, वे नौकरी पाए। नौकरी देने वालों ने जिनके पास कैश नहीं था उनसे उनकी जमीन ही लिखवा ली। तो ये स्थितियां सारे युग में आती रही हैं। वह वर्णाश्रम व्यवस्था इसी तरह से जाति व्यवस्था में बदल गई, जैसे हर आदमी की एक जाति आजकल लगभग होती जा रही है। अभी तो 100 साल में संविधान को बने नहीं हुआ, हजारों साल की संस्कृति में कैसे अगर वर्णाश्रम व्यवस्था जाति व्यवस्था बदल गई तो इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था का क्या दोष। आज भी अभी 100 साल नहीं हुए, अभी 1000 साल में जितने विकार आएंगे 500 साल में, जो संविधान की मंशा नहीं होगी वो होगा। राजनीति में लगभग जगह फिक्स हो जा रही है, सरकारी सेवाओं में फिक्स हो जा रही है। हमने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी डिपार्टमेंट में जो लोग भर्ती होते हैं उनकी लिस्ट आप देख लीजिए, 70-80% लोगों घर में कोई न कोई उस पैसे में होता है। कैसे उसको आप फेर मान लेंगे? बाकी लोग तब्दा नहीं है। पहली चीज है कि हमें सुनिश्चित करना होगा शिक्षा व्यवस्था में कि शिक्षकों की भर्ती तो पाक साफ हो, उनका मन पाक साफ हो। आज के युग के जो मानक हैं उनके मन में कोई कीटाणु इस तरह का न पनप रहा हो, न इस तरह के प्रश्न करे जिसमें जाति और धर्म के प्रति विभेद पैदा हो। आज देखा जा रहा है कि सर्वाधिक उत्तर कहां से आ रहे हैं, कहां जहर पैदा किया जा रहा है, कौन से प्रोफेसर सर जो सोशल मीडिया से लेकर अन्य तक जातिगत विद्वेष फैला रहे हैं और चोर चुके नहीं, गुपचुप नहीं, खुल्लम खुल्ला ऐलानिया फैला रहे हैं। इसको रोकना होगा। शिक्षा व्यवस्था के लिए पहली बात यह है कि यह देखना होगा कि कितने किस विभाग में आवश्यकता है, हमें किस डिजाइन के कितने इंजीनियर चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, उनको हम कहाँ पहुंचा पाएंगे, कहाँ हम उनकी सेवाएं लेंगे। आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि बीटेक और एमबीए पास आदमी की डिग्री, एमबीए की डिग्री ले घूम रहे हैं। अब एक दो नहीं, हजारों और सैकड़ों की संख्या में चपरासी और सफाई कर्मी के पदों के लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं और घूस का तोहफा लिए घूम रहे हैं। मेरा पूछना है कि इतने इंजीनियरिंग कॉलेज की जब तक देश को उसकी आवश्यकता न होती, जब तक देश और डेवलप न होता, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में कहीं पर जो आदमी एडजस्ट हो, एक असेसमेंट होना चाहिए कि हमें कितने जूनियर इंजीनियर चाहिए, कितने
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, जैसे पंचवर्षीय योजना बनती है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, कितने डॉक्टर चाहिए, कितने शिक्षक चाहिए, उसको उसकी साथ हम बात करके मेरिट के आधार पर छट करके और उतने ही लोगों की स्पेशलाइज्ड पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। एक रूटीन की पढ़ाई हाई स्कूल तक सभी लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन हाई स्कूल के बाद शिक्षा का वर्गीकरण कर देना चाहिए। वर्गीकरण हो ही जाता है कि कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन कॉमर्स में जाए वो बनेगा। तो इसका जो वर्गीकरण है वो उस हिसाब से बनना चाहिए। उतने लड़कों की वैकेंसी होनी चाहिए जिसमें जितने लोगों की जगह है, जितने लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। अब बीए एमए तक बैठाए रहे, 35 साल तक उसकी दंड बैठक कराई गई लड़के की, 30 साल 40 साल तक, और उसका बता दिया गया कि आप भारत के आदरणीय बेरोजगार साहब पुराना है। पहले ध्यान दीजिए कि भर्तियों की उम्र कितनी कम थी। हम लोग जब पढ़ते थे, जब नौकरी में बैठे तो हमारे पिछले बैच तक 24 साल एज थी। 24 साल की उम्र लड़का नहीं पाया बढ़ सकता था। हमारे बैच में 25 साल हो गई थी। आपको कहते पिछड़े लोग नहीं आ पाएंगे। उस टाइम में जब नौकरियों की एज कम थी, जितने पिछड़े लोग आ जाते थे, पिछड़े परिवारों के, चाहे जनरल कोटे में हो, चाहे बैकवर्ड कोटे में हो, चाहे एससी कोटे में हो, जितने लोग आ जाते थे उतने आज नहीं आ पा रहे हैं। आप सबके इंटरनेट पर फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए। हमारे बैच में यूपी कैडर में 16 आईपीएस थे, जिसमें हम दावे के साथ कर सकते हैं कि 10 से 11 अत्यंत साधारण और गरीब परिवारों से आए थे। शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जितने जिस डिजाइन के लोगों की जरूरत है, अब 35 साल तक अगर आप एज लिमिट रखेंगे, 35 साल तक अगर एज लिमिट रखेंगे, 40 साल तक अगर एज लिमिट रखेंगे, 32 साल तक एज लिमिट रखेंगे, जिनको 2 साल 5 साल छूट है उनको 45 साल तक में फॉर्म भर रहे हैं। अब मुझे बताइए, 45 साल तक जिस लड़के ने कंपटीशन की तैयारी की, नौकरी खोजी, अब बाद में उससे बाहर कर दिया गया। 46 साल की उम्र में कौन सा काम करेगा, कौन सी। आज एक जैसे पहले एक धंधा बना, सब लोग जिनका कहीं एडजस्टमेंट नहीं हुआ नौकरी में जाने लगे। आज एक धंधा बन रहा है, सब लोग एक दुकान खोल दे रहे हैं। जिस सड़क पर जाइए, जिस तरह से दुकानें पड़ी हैं, जितने ग्राहक नहीं उससे दुकानें हो गई उससे अधिक। तो एक, चाहे उसे वर्क ओरिएंटेड कैटेगराइजेशन कर लीजिए, चाहे वर्णाश्रम व्यवस्था कर लीजिए, मैं जाति व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे उसे जैसे रूस में कहा गया था कि स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी बनी थी, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। भाई जितने लोगों को दर्जी की जरूरत है, जितने लोगों को बढ़ई की जरूरत है, जितने लोगों का अंदाज लगाया जाए कितने सोने काम करने वाले चाहिए, उस पैसे में उतने लोगों को जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग शुरू से दी जाए। अगर थोड़ी बहुत संख्या अधिक भले हो, लेकिन अगर हम अपनी पहली बात की जितनी उम्र तक लोग भर्ती होते हैं, इससे मैं आज तक समझ नहीं पाया कि किसका लाभ है, सिवाय कि पूरे देश की क्षमता के अनुसार होता है। 35 साल 40 साल 45 साल तक लड़के खाली नौकरी ढूंढते हैं और बाद में निराश रहते हैं। शिक्षा व्यवस्था में समस्त परिवर्तन रहते हैं। एक जमाना था, एरिस्टोटल का जमाना था, उसने कहा स्पेयर द रॉड एंड स्पेयर द चाइल्ड। लड़कों को ठोका पीटा जाता था, मुर्गा बना दिया जाता था, को बोलने कहा जाता था। आज उनकी कहा जाएगा कि उनकी भावनाओं को चोट पहुंची, आज मुकदमा कायम हो जाएगा। अभी हमें लोगों के लड़कपन तक बच्चों की अच्छी खासी ठोक ठोक के पिटाई होती थी क्लास में। आज संभव नहीं है। यह रूसों की शिक्षा पद्धति है कि किसी को उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाइए, नई रुचि तो ना पढ़े, जहां जाए जो करना वो करे, लेकिन उसको दबाव मत डालिए, प्रेशर मत डालिए। लेकिन जो साल दर साल हम लोग प्रमोशन देते जा रहे हैं,
जगह बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको विकास का लक्षण समझ रहे हैं। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बने, इतने मेडिकल कॉलेज बन गए। 15,000 महीने पर इस महंगाई के जमाने पर जितने बीटेक कहिए लखनऊ में उपलब्ध है। अगर इस हालत को पता करना है तो इन बीटेक के कॉलेज की जगह में कुछ भी किए होते, उनको अब समझ रहा होता मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, जिसको हम इतनी योग्यता नहीं दे पाए कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो इंजीनियरिंग का काम कर सके, उसको एडजस्ट कर सके। कई जगह खाली इंजीनियर्स की ढूंढे जा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। जो मिल रहे हैं उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। तो शिक्षा में कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहां जॉब ओरिएंटेड हो। जॉब ओरिएंटेड के मतलब कि जिस तरह की जॉब की जितनी आवश्यकता हो, कितने कंप्यूटर वालों की जरूरत है, कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डील करने का चाहिए, कितने वैज्ञानिक चाहिए, अधिक से अधिक उसका सवाल दूने 3 गुने आदमी रख ले जाए कि चलो बाद में आपसी कंपटीशन में इनकी रुचि की जगह देगी। लेकिन एक एक पद के लिए हजारों हजार आदमी कूद रहे हों। एक आदमी इंजीनियरिंग पढ़ा, वो उसको उस डिजाइन का काम न करके अगर वह क्लर्की करने लगे, वो पुलिस में जाकर भर्ती होने लगे, यहाँ तक कि आईआईटी के और सबके लड़के तक कंपटीशन से बैठ रहे नहीं बैठे। तो अगर उनको कंपटीशन में बैठना था, कोई दूसरा लड़का आईआईटी का मौका पाता, वह देश का एक गौरव बनता, इंजीनियर बनता। ठीक है, हाई स्कूल के बाद यह टैलेंट टेस्ट होता है, उस टाइप का करा के किसके ओरिएंटेशन में किसकी है, उसके हिसाब से जितने जगहों गुंजाइश हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, उसमें उतने लड़कों को केवल पढ़ने के लिए लिया जाए। अब बाकी लोगों से कहा जाए कि भाई आप जो है जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए विभिन्न वोकेशनल कॉलेज में जाइए, एडमिशन लीजिए। आप क्या करके बुढ़ापे तक जो है इसकी तैयारी करके बैठते रहेंगे। ये बात किसी जाति और धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए मैं कह रहा हूं। ये एक दुर्भाग्य है देश का कि 40 साल तक तो जनरल कोटे के लड़के तैयारी कर रहे हैं। हमारा बेटा कंपटीशन में बैठा है, समय पर लड़कों को सेटल हुए बिना शादियां नहीं हो पा रही है। जब लड़कों को शादियां नहीं हो पा रही, लड़कियों को शादियां नहीं हो पा रही है। आज एम्प्लॉयमेंट और मैरिज का सेटलमेंट दोनों एक अद्भुत समस्या हो रही है, और बाद में इतने सालों तक उनकी मानसिकता इतनी विकृत हो जा रही है कि जो सेलेक्ट हो गए वे बड़ी दुर्दशा से गुजरे, और जो नहीं सेलेक्ट हुए जिंदगी में गुजरने के लिए ठेका पा गए। उनकी कुंठित मानसिकता में आप बताइए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं कि बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसर्स तक सुसाइड कर ले रहे हैं संसार के देखने में। जिन्होंने जिंदगी की हाईएस्ट अचीवमेंट किए, वे तक स्वयं अपने प्राणों को समाप्त कर दे रहे हैं। इसके लिए हम प्राचीन भारत की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी आधुनिक भारत में भी अभी 77 तक कोई भी आदमी 25 साल के अंदर ये जवाब पाता कि भाई अब आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अभी हमारा 77 बैच है, 77 तक ये थी, धीरे धीरे 25 से 28 हुआ, फिर 30 हुआ, अब 32 हुआ, आईएएस में 40 हो गया, पीसीएस में और नौकरी छोटे नौकरी में 40 हो गया, कहीं 30 है, कहीं ठीक है। 20 साल में एक आदमी को जवाब मिल जाता था कि आप पुलिस में सिपाही नहीं बन सकते। 23-24 साल में दरोगा नहीं बन सकते, इसका जवाब मिल जाता था। आईएएस पीसीएस आप नहीं बन सकते, इसका जवाब 25 साल मिल जाता था। चलिए 26 साल का आदमी भी नौजवान होता था, कुछ काम कर पाता। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें विद्या को अर्थपरक बनाना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना होगा कि चयन में गड़बड़ी न हो। जो भी चयन का सिस्टम बनाया गया है, आज जात प्रमाण पत्र हो या आर्थिक स्थिति प्रमाण पत्र हो, गरीब लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया गया, उसको एक
आपने यूपी में देखा होगा, पढ़ा होगा, मैं नाम कह रहा हूं किसी का, एक आदरणीय मंत्री जी के भाई साहब उस कोटे में अपॉइंटमेंट पा गए। जिसने वो सर्टिफिकेट बनाया और जिसने भर्ती किया, जिसने उनको उस कोटे में इतने दिन तक उनके मैनेजर प्रिंसिपल चाहते रहे, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। जिसने जांच आख्या बना के दी कि हाँ भाई ये गरीब है, स्वयं जो इस कोटे में भर्ती हुए, क्या आपने कोई एक्शन होते आज तक देखा? ये एक नमूना है। आप जिस जात का चाहे उस जात का प्रमाण पत्र आपको पढ़ के मिल जाएगा। आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहे मिल जाएगा। कितने लोग जो कार कोठी वाले हैं वे बिलो पॉवर्टी लाइन का राशन कार्ड बनवाए हुए हैं और उसकी सारी फैसिलिटी ले रहे हैं। कितने ऊंचे क्लास के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में कई कई मकान, 4-4 मकान, 5-5 मकान अलग अलग स्तरों में अलग अलग नाम से लिए बैठे हैं। जो उच्च पदस्थ लोग हैं, जो विधायक, सांसद हैं, मंत्री हैं, आईएएस आईपीएस है, उनके परिवार तक गरीबी कोटा का सर्टिफिकेट बना बैठे। आज आपको अपना हक मिल कहा रहा। शिक्षा में एडमिशंस किस तरह से हो रहे हैं, किसी छिपा नहीं है। कितनी खर्चीली शिक्षा आज हो गई है, किस तरह से लोग उसको झेल रहे हैं, ये पढ़ाने वाले गार्जियंस जानते हैं। क्या यह नहीं होना चाहिए कि अगर चीजों के दाम तय किया सकते हैं एसेंशियल कमोडिटी करके इसी एक्ट में, तो क्या यह नहीं तय हो सकता है कि भाई कक्षा 1 की शिक्षा में, 2 की शिक्षा में, 3 की शिक्षा में आप एक पब्लिक स्कूल हैं, आप 10,000 15,000 कम से कम खर्चा आजकल बैठ रहा है किसी अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का। अब क्वालिटीज में तो डिफरेंस आ जा रहा है कि किसी भी गरीब आदमी का बच्चा वो कॉन्फिडेंस लूज कर जा रहा है। हम लोग जमाने में जीआईसी में एडमिशन के लिए हाई कोर्ट जज, आईएएस आईपीएस अफसर तक दबाव डालते थे। बड़े जुगाड़ से सरकारी स्कूल का एडमिशन मिलता था। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था की हालत ये हो गई है, परिवर्तन आया है कि कोई चपरासी भी शायद ही अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हो। हम लोग जब भर्ती हुए थे 7-8 साल तक ये स्थिति थी कि मंत्री लोगों को, आईएएस आईपीएस फैमिली को मैंने जा करके अस्पताल में डॉक्टर का दवा लेते देखा। बलरामपुर अस्पताल में ही, सरकारी अस्पताल में भर्ती होते देखा है। आज एक मध्यम श्रेणी का आदमी भी सरकारी अस्पताल में दवा लेता है। आप लोग तो मत छोड़िए, मध्यम श्रेणी का आदमी भी कहीं पर जिन स्कूलों में दूसरी तनख्वाह मिलती है, 3 तनख्वाह मिलती है, उन प्राइवेट स्कूलों में आधी तिहाई मिलती है, सरकारी स्कूलों में 2/3 मिलती है। जिन सरकारी प्राइवेट स्कूलों में आधी तिहाई चौथाई तनख्वाह नहीं मिलती है, उनमें एडमिशन करने के लोग पैसा दे रहे हैं और मुफ्त में प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। जहाँ 60,000, 50,000, 60,000, 70,000 पढ़ाई वाला अध्यापक पढ़ा, वहां पढ़ा करके ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ के घोषित रूप से 5,000, 6,000, 7,000 तनख्वाह मिल रही है। यह शिक्षा का एक ऐसा वर्गीकरण करना कि ऐसे स्कूलों को रहना जिनमें कि गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाई जा सके, करने को उनको निर्धारण कोटा दिया गया, लेकिन उनको भर्ती प्रैक्टिकली क्या मिल पा रही है। हमें स्पष्ट मालूम होना चाहिए, और जब तक सरकार नहीं करती है तब तक गार्जियन को भी ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, बच्चे को भी एम्बिशियस होना चाहिए। एम्बिशन होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होने से कि वह अपने को खुद तोले
कि क्या मैं प्रदेश के 100 आदमियों में से एक होने की क्षमता रखता हूं या भविष्य में वह क्षमता अर्जित कर सकता हूं मेहनत करके कि हम 100 आदमी में से एक आदमी हो, अर्थात जिले में कम से कम 1-2 जिले में हमारी जोड़ कोई ना हो, तब वह पीसीएस की दावेदारी अगर करे या तो इतना अपनी पिछली क्षमता हो या इतनी क्षमता को अर्जन करने पर को मेहनत कर सकता हूं। लेकिन खाली गार्जियन से पैसा लेकर के 35 साल 40 साल का समय काटना, न हो पाने पर कोटा में कितने लोगों ने आत्महत्या किया, यह शिक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा कलंक। कितने लोग बर्बाद हो गए। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इस शुभकामना के साथ अगर सरकार न कर पाए तो कम से कम गार्जियन और विद्यार्थी अपनी योग्यता और क्षमता को, रुचि को देखते हुए अपने लिए ब्रांच का चयन करें। धन्यवाद। जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सबके बीच में आदरणीय विनय मिश्रा सर हैं। मिश्रा सर, माइक अनम्यूट करके कोई प्रश्न या अनुभव या टिप्पणी हो जिसको आप प्रस्तुत करें। आदरणीय विनय मिश्रा सर। तो अभी आवाज नहीं आ रही, माइक को अनम्यूट करें सर। माइक की बटन बनी होगी स्क्रीन पर। आवाज आ रही भाई साहब? हाँ, बेहतरीन आवाज आई सर। जी नमस्कार, मैं विनय मिश्रा, राज्य विधि अधिकारी हाई कोर्ट लखनऊ में हूँ प्रेजेंट टाइम में, और जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा और विचार विमर्श के लिए मैं अपनी बात कहूँगा। आज मेरा पहला दिन था और बहुत ही विचारणीय बिंदु शिक्षा के संदर्भ में जो है सर का था कि शिक्षा प्रणाली में जो जहाँ तक सुधार की बात है, नवोदय का जो पैटर्न है उस पैटर्न, ऐसे पैटर्न यदि हम लोग मिल करके ये ऐसा संस्थान बनावें तो थोड़ा बेहतर रहेगा, हमको जो लगता है। छोटे छोटे बच्चे 6 क्लास से जैसे नवोदय में जो है एडमिशन कराते हैं और उनकी शिक्षा प्रणाली जो व्यवस्था है उस तरह के यदि हम लोग जो है गुरुकुल की तरह यदि इसका कॉन्सेप्ट भी लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, मेरा मानना है। जी सर। जी बिल्कुल धन्यवाद सर। हमारे बीच में एक दूसरे साथी हैं, आदरणीय JL वर्मा जी। JL वर्मा सर, माइक अनम्यूट करें प्लीज, आपकी आवाज अभी नहीं प्राप्त होगी। JL वर्मा सर, हेलो, नहीं आ रही है। हम सबके बीच में आदरणीय सरोज सर हैं। सर, गुरुजी ने जो बातें कही हैं उस पर कोई अपना अनुभव अथवा कोई टिप्पणी प्रस्तुत करें सर। नहीं, गुरुजी ने बहुत ही मतलब कि इस तरह का उद्घाटन किया है कि एक तरह से आश्चर्यजनक है कि नौकरियों में इस तरह से गलत तरीके से जो प्रवेश हो रहा है और बिना एग्जाम दिए ही लोग नौकरियों पर आ जा रहे हैं। ये सब एक सिस्टम का एक बहुत बड़ा एक तरह से क्षरण है। तो मैं तो गुरुजी से ही अपेक्षा करूंगा, क्योंकि उनका बहुत दीर्घकालिक अनुभव है, सर्विसेज में भी रहे हैं, IPS जैसी सर्विस में और DG जैसी पोस्ट से रिटायर हुए हैं। तो इस बात को कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे गुणवत्ता को लाया जा सकता है, जैसे कि आज गुरुजी ने बताया कि सिविल सर्विसेज में भी मतलब कि 4th क्लास से लेकर के ग्रुप A तक, क्लास 1 तक की सर्विसेज में भी भ्रष्टाचार से प्रवेश शुरू हो गया है। ये निश्चित रूप से चिंतनीय है और इसके बारे में कुछ ऐसी व्यवस्था के लिए गुरुजी जैसे विद्वान और हमारे और अन्य साथी लोग जो उपस्थित हैं वो भी अपना विचार इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं कि कैसे इन जो गड़बड़ियां उत्पन्न हो गई हैं उसको कैसे रोका जा सकता है। कैसे, जैसे परीक्षाओं में अब होता क्या है कि बच्चे हमारे तैयारी करते हैं
कि कोई भी नौकरी निकलती है, चाहे हेलो हेलो हाँ आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। कोई भी नौकरी निकलती है, बच्चे हमारे जो है बड़े बड़े तन्मयता के साथ उसका फॉर्म भरते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, और जब एग्जाम देने जाते हैं तो उस दिन पता चलता है कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया। ये सब क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्या हो रहा है? और हम एक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब जगह सब समय होता रहा है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो ऐसी जो अव्यवस्थाएं हमारे देश में, हमारी सरकारों में फैल रही हैं, हमें गुरुजी, हमें अपने डिपार्टमेंट का अनुभव है। हम लोग भी ऑल इंडिया लेवल के सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराते थे, लेकिन आज तक जब तक हम लोग सर्विस रहे, कम से कम कभी भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और पूरी फुल प्रूफ व्यवस्था होती थी हर चीज के लिए। हर आदमी जिम्मेदार होता था, लोगों को पेपर भेजे जाते थे, कापियां भेजी जाती थी, सब बड़ा मतलब कि डाक के द्वारा जाता था। लेकिन कभी ऐसा हम लोगों के डिपार्टमेंट में, विभाग में भी कभी, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ गुरुजी, तो उसमें कभी भी ऐसी घटना दुर्घटना नहीं घटी कि पेपर लीक हो जाए या कोई अन्य व्यवस्था हो जाए या नकल हो जाए या कुछ इस टाइप का हो जाए। थोड़ा बहुत कभी अगर कुछ हो जाता था तो उसके लिए एक्शन भी इमीडिएटली होता था। कभी कोई बात हो गई, कोई नकल करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो गया, कोई बात। लेकिन आपने जो रिवील किया है वो तो जो इस तरह से है कि गलत कोटे में प्रवेश कर जा रहे हैं, गलत बिना एग्जाम दिए ही प्रवेश कर जा रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे व्यवस्था का। और हम लोगों को और इस पर और गहन चिंतन करना पड़ेगा गुरुजी। और आप लोगों जैसे विद्वान टावरी साहब हैं, इनका भी सरकार में बहुत बड़ा अनुभव है। आप प्लानिंग कमीशन में सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं, तो बड़े बड़े अधिकारी जो इसमें जुड़े हैं या अन्य भाई बंधु जो जुड़े हैं, जो चिंतन मनन करते रहते हैं अपने देश की व्यवस्था के ऊपर, तो वो लोग भी कुछ प्रकाश डालें। क्या प्रजातंत्र में गुणवत्ता कैसे बनाई जा सके, क्या इस पर भी हमें विक्रांत पांडे जी से कहना पड़ेगा, गुरु जी से कहना पड़ेगा कि इस पर भी कोई सेमिनार, इस टाइप की संगोष्ठी आयोजित किया जाए। कैसे हम प्रजातंत्र में गुणवत्ता, ये सब जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, उसके मूल में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन कोई भी व्यवस्था, चाहे राजतंत्र हो, चाहे कुलीन तंत्र हो, चाहे प्रजातंत्र हो या तानाशाही हो, कोई भी व्यवस्था आएगी तो सभी व्यवस्थाओं में कोई न कोई दोष तो रहता ही है। लेकिन इस टाइप का जो एकदम खुल्लम खुल्ला छूट, खुल्लम खुल्ला अवहेलना, और उसके बावजूद गुरुजी ने ये भी बताया कि उस पर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ आज तक। और इतने इतने कांड हो गए, सिविल सर्विसेज में भी इस टाइप के लोग पकड़े गए, नीचे की सर्विसेज में हो ही रहे हैं, कितने लोग वैसे ही हो रहे हैं, यहाँ तक कि कई महत्वपूर्ण पदों पर भी लोग ऐसे ही बैठे हुए नौकरियां कर रहे हैं। तो ये एक बहुत चिंतनीय विषय है। मैं आप लोगों से, सभी से अपेक्षा करता हूं कि इस पर गहन चिंतन करें और अपने विचारों से इस संगोष्ठी में अवगत कराएं कि इसको हम कैसे, इस अव्यवस्थाओं से, जो ये अव्यवस्थाएं फैल गई हैं, उसको कैसे दूर किया जा सके। क्योंकि जब तक एक सरकारों का एक दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तब तक निश्चित रूप से इस टाइप की समस्याएं आती रहेंगी। हमारा कोई, जैसे गुरुजी ने बताया कि हमारा एक एनुअल प्लान होना चाहिए, सर एग्जाम का प्लान होना चाहिए कि हेलो 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 सुनाई पड़ा हाँ, होना चाहिए कि एसएस का एग्जाम कब होगा, या सिविल सर्विसेज का एग्जाम कब होगा, पीसीएस का एग्जाम कब होगा। हर एक का प्रोग्राम हो और उस प्रोग्राम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के मन में जो एक भविष्य के प्रति चिंताएं हो गई हैं। और गुरुजी ने ये भी सही बताया कि
40-45 साल तक की उम्र तक नौकरियों के लिए अप्लाई करते रहो, अक्ल हो जाएगा 60 साल तक नौकरियों में अप्लाई करते रहो। ये क्या नॉनसेंस की चीजें हो रही हैं। तो इस पर हमें एक गहन विचार करना चाहिए। इसके लिए मैं गुरुजी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत चुभती हुई बातों को उठाया है और इन बिंदुओं पर गहराई से विचार करके ज्यादा से ज्यादा अगर है तो 30 से तो ऊपर बढ़ने नहीं चाहिए किसी भी हालत में चाहे वो आरक्षित वर्ग हो चाहे गैर आरक्षित वर्ग हो। आदमी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं अमर और उनके भाई अखिल। इन लोगों ने तो बहुत अच्छा किया कि अभी सर इंटर पास हुए हैं ये लोग और ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं तो इनको धन्यवाद देता हूँ। गुरुजी आपके विचार के अनुसार इन्होंने अपना बिजनेस पहले ही तय कर लिया। इन्होंने कोई इंतजार नहीं किया कि हम बीए करेंगे, एमए करेंगे, पीएचडी करेंगे, तब जाकर के कोई एग्जाम देंगे और एग्जाम भी नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा पेपर। इन लोगों ने एक बहुत सूझबूझ का काम किया है। तो मैं इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही कम उम्र में भविष्य को अच्छा बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। तो उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो गुरुजी आपने जो बताया है मैं चाहूंगा कि इसके निराकरण के लिए भी गुरुजी कुछ उपाय करिए, बताइएगा, जिससे कि देश को आगे बढ़ाना है। गुरुजी मेन बात है देश को आगे बढ़ाना है, व्यक्तियों को आगे बढ़ाना है, गुणवत्ता को बनाए रखना है। अगर गुणवत्ता ही नहीं रहेगी तो सब जगह सब काम खराब हो जाएगा और हमारी व्यवस्थाएं सब धराशायी हो जाएंगी। धन्यवाद गुरुजी आपको आपके इन उत्तम विचारों के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरुजी सर का जो प्रश्न था, इन जो अनियमितताएं अव्यवस्थाएं हैं इसको आम नागरिक कैसे रोक सकता है, कैसे सुनिश्चित कर सकता है, प्राथमिक चरण क्या होंगे जागरूक नागरिकों के द्वारा या जो पीड़ित हैं उनके द्वारा, इस पर कुछ बताएं गुरुजी। मेरे समझ में इसका एकमात्र इलाज है, बहुत सस्ता निःशुल्क, और वह है प्रेशर ग्रुप का। इसके डिटेल्स जो पढ़ने का शौक रखते हो, जो जानने का शौक रखते हो, जिन्हें बात में हमारी कुछ अच्छा ही लगी हो और उत्सुकता जगी हो, ये आपसे प्रेशर ग्रुप पढ़ाने के लेकर के उसको जो कई व्याख्यानों से है उसको आप उनके पास दे सकते हैं, वे पढ़ सकते हैं। मैं किसी पर दबाव नहीं डाल रहा हूं, लेकिन जिसको रुचिकर लगे इस समस्या का इलाज क्या है, इस पर करीब 1 दर्जन लेक्चर्स है। कोई जरूरी नहीं कि आप तो सहमत हो, लेकिन उसमें दिखाया गया है कि बहुत सीमित संख्या में लोग कैसे राजतंत्र को, राजा को, चाहे वह तानाशाह हो चाहे प्रजातंत्र से चुना हुआ हो, उसको अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, व्यवस्था को साफ सुथरा रख सकते हैं। मेरी समझ में इसके अलावा अहिंसक संघर्ष से कुछ मिल रहा है ना, अहिंसक संघर्ष से केवल प्रेशर ग्रुप से ही आप रास्ता को झुका सकते हैं। मैं गलत काम करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन अच्छे काम करने वाले भी ये महसूस करेंगे कि उनके किस बात की कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, इस बात की कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं कि चेयरमैन बदल रहे हैं और बार बार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामले आ रहे हैं, वहां पर इतनी बड़ी कुर्सियों के खिलाफ स्ट्रिक्चर आ रहे हैं, उनके हाईकोर्ट के कमेंट आ रहे हैं, जांचें ऑर्डर हो रही है। मुझे आप बताइए एक लड़की जो क्वालिफाई नहीं की, छोटी मोटी परीक्षा छोड़ो, आईएएस जैसी बड़ी परीक्षा में आईएएस प्रॉपर में आ गई। क्या इस पर देश में एक आतंकवाद से बड़ी आग लगानी चाहिए थी, हलचल मच जानी चाहिए देश में कि सारी एजेंसी को मिलके इसकी जांच करके क्या हफ्ते 10 दिन में जब उग्रवादियों को पता लगा लेती हैं तो किन लोगों ने उसको बनाया, इसमें किस बात की जांच हो रही है, और ऐसे कितने लोग न जाने बन गए जिनकी कोई चर्चा नहीं होगी। जब देश में शासन सत्ता को कैसे झुकाया जाए, इसका उपाय मैंने प्रेशर को बताया। लंबा लेक्चर हो जाएगा, वो देने की बात नहीं है।
वो आपसे लिंक ले सकते हैं लोग लेक्चर्स का। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि कोई न कोई उपाय, कोई दूसरा उपाय कोई सोच सकता हो तो उसको अपने सोशल मीडिया में कहीं रख सकता है और लिंक भेज सकता है, हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर ये व्यवस्था चलती है तो हम शिक्षा में क्या परिवर्तन करेंगे? लड़का पढ़ रहा है, वो अपनी अयोग्यता से रह जाए तो उसे गनीमत रहती है, लेकिन 3/4 सीटें अगर अनधिकृत लोग ले जाएंगे, जब जब जांच पड़ताल होती है, हजारों केस ऐसे मिले कि आदमी क्वालिफाइड नहीं है, दस्तखत नहीं कर पा रहा है और वह कम से कम लिखित मौखिक सब पास कर लेंगे। भाई मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ। इस आशय की जहां मैं पोस्टर था, जब मैंने फाइल खोली उसके कुछ ही समय में, बहुत कम समय में मेरा ट्रांसफर उससे बेटर जगह हो गया और आज तक उन फाइलों में कुछ भी नहीं हुआ। हर पार्टी सरकारें आती गई जाती गई, सबसे 1 दर्जन मुख्यमंत्री आए और गए, आज तक उन पत्रावलियों में आज भी पेंडिंग है। श्री नारायण दत्त तिवारी तक की खोली हुई पत्रावलियां जांच के भी पेंडिंग है विभिन्न एजेंसीज में। अब मुझे बताइए कि जिस आदमी ने पूजा को सेलेक्ट किया, जिसने उसको ट्रेनिंग में भेजा, जिसने उसकी जांच पड़ताल की, जो सिस्टम था, साल भर हो गया अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं पाई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हफ्ते पर तय हो सकती है भाई। अगर हफ्ते पर में पता लग सकता है कि आतंकवाद किसने किया, विस्फोट किसने किया, तो एक आदमी अगर असली आईएएस बन सकता है फर्जी ढंग से, फर्जी वो भी नहीं, कहीं डीएम की कमिश्नर की पोस्टिंग पा सकता है। तो आज जो लोग एसपी का, डीएम का, डीआईजी का, आईजी का, कमिश्नर का काम कर रहे हैं, जो जज का काम कर, भी जज पकड़े गए थे कुछ अभी, जो कि कई साल नौकरी कर चुके थे, अभी पीसीएस के कंपटीशन में यही घपले हुए थे। पीसीएस में घपलों के लिए विद्यार्थियों ने कई बार आंदोलन किया। तो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, बच्चे गार्जियन को पढ़ा रहे हैं, गार्जियन मेहनत कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, ये किस बात के लिए दे रहे हैं? उनको तो कंपटीशन में एक तरह से भाग लेने का मौका ही नहीं मिला। आज देख लीजिए कि बैकग्राउंड सब लोग अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए हैं, अधिकतर लोग अच्छे बैकग्राउंड के होते हैं। जिस बैकग्राउंड के लोग हमारे टाइम में आते थे, 3/4 संख्या में गरीब घरों के लड़के 3/4 ऊपर होते थे। आजकल में इनकी संख्या 1/4 रह गई है। 75% लोग कहीं न कहीं जुगाड़ धंधा लेन देन से क्या नहीं आ रहा है, क्या झूठा प्रवासन नहीं है, ऐसे से लोग घूम रहे हैं कि 2-2 सिपाही मिलकर उनको पकड़ देते हैं, छुड़क भाग जाते हैं। उस आकार के, लंबाई चौड़ाई के अट्ठे कट्ठे लोग जो भर्ती होते थे, जिनको देख कर सिपाही भागने की सोच नहीं पाता था। ऐसे अध्यापक है जो खुद नहीं पढ़े हैं, हाई स्कूल फेल है, बीए की डिग्री लेके, बीएड की डिग्री लेके वे फर्जी तौर बास्टिक कर रहे हैं, लड़कों को क्या पढ़ाएंगे? और जब इस तरह के लोग सरकारी नौकरियां पा जाएंगे तो सरकारी स्कूल में मास्टर जाएंगे, सरकारी स्कूल में डॉक्टर जाएंगे, तो कोई उस अस्पताल में क्या इलाज कराएगा, कोई शिक्षक से क्या पढ़ेगा? जब इतने बड़े कंपटीशन को भेजा जा सकता है तो छुड़भैये कंपटीशन में तो उतनी प्रिकॉशन हो ही नहीं सकती है। एक साल में बताइए कोई तुक है, कोई आदमी बता दे कि 1 साल बीत गया, लगभग विस्फोट हुए हैं, न हुआ तो 7-8 पे हो ही गए होंगे। क्या इतना टाइम लगना चाहिए पता करने के लिए किसने भर्ती किया, कौन एग्जामिनर है, कौन चेयरमैन है, कौन क्या है, किसने लिस्ट बनाई, किसने लिस्ट को प्रकाशित किया, किसने अप्रूव किया? ये जानने के लिए बिना किसी एसटीएफ को लगाए कोई एक कमेटी हफ्ते 10 दिन में 1-1 इंच की कागज देख के रिपोर्ट दे सकती है। एक सिंगल आदमी 15 दिन में इसकी पूरी रिपोर्ट फुल एंड फेयर तैयार कर सकता है। अगर हम इतने सेंसिटिव नहीं होंगे कि आज कोई अखबारों में जो पाठकों के पत्र होते हैं, सोशल मीडिया में कुछ दिलाया, इस पर कोई अभियान क्या चल पा रहा है,
सोशल मीडिया में कि हमारी अगर मान लीजिए लाखों लड़के बेरोजगार हैं जो कंपटीशन में बैठे हैं, वे लाख लोग इस पर ट्विटर पर, फेसबुक पर खाली जो ISP में बैठे हैं वही अगर अपने विचार व्यक्त किए होते, उनके गार्जियंस भी विचार व्यक्त किए होते, तो दसियों लाख लोगों के अगर उस पर कमेंट्स खाली आते तो सरकार आज हिल नहीं होती। जब आप अपनी चिंता नहीं करेंगे, सरकार आपकी चिंता नहीं कर पाएगी। इसका सबूत है कि फर्जी ढंग से असली IAS तक लोग बन रहे हैं या प्रमाणित हो गया। पूरा देश जानता है, अखबार में आया, टीवी में आया, सरकार ने माना, जांच भी इसकी बैठी हुई है। वे महापुरुष जो जांच कर रहे हैं उनसे क्या नहीं पूछता है? क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? तुम एक साल में जांच क्यों नहीं कर पा रहे हो? लगता है मैं कुछ अधिक बढ़ गया आवेश में। विषय की गंभीरता को देखते हुए, अपने अनुभव के खट्टे मीठे तत्वों को देखते हुए इसके क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। नाना गुरु जी, बहुत अच्छा रहा। जो चीजें आप बताई है वास्तव सोचने वाली है। अब इस पर प्रश्न ये है कि लोग अपने स्वार्थ के प्रति कितने सजग हैं कि दूसरे के ही रसगुल्ले खाने में भरोसा रखते हैं, यह वक्त बताएगा। समय भी अधिक हो गया है। अभी हम कार्यक्रम को गुरुजी समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। इससे पहले तमाम श्रोताओं से निवेदन करेंगे, अगर किसी का कोई प्रश्न हो या अनुभव हो जो कहना चाहते हो तो अवश्य कहें। मिश्रा सर कुछ कहेंगे आप? आदरणीय विनय मिश्रा सर। माइक अनम्यूट करें तब आवाज आएगी। माइक म्यूट है। नहीं तो गुरुजी सबकी बातें हो चुकी हैं। गुरुजी कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। सब समापन का समय भी बीत चुका है, काफी लेट हो गया है। सभी को धन्यवाद। इसकी समापन की घोषणा कीजिए। जी गुरुजी, शामिल सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिए इस महत्वपूर्ण विषय पर, शिक्षा में परिवर्तन। यह सबको एक प्रश्न चिन्ह दिया गया, यहाँ से कैसे क्या करें, क्या हो रहा है, एक झलक दिखाई गई है। बहुत चीजें हैं जो अभी और भी प्रकाश में आ सकती हैं। आप स्वयं आस पास पड़ोस में देख सकते हैं। और गुरुजी ने जैसा इन सब का निदान प्रेशर ग्रुप में बताया है, प्रेशर ग्रुप का लिंक आप हमारे नंबर पर रिंग करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसको मैं उपलब्ध करा दूंगा। सभी साथियों को सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, हरे कृष्णा हरे